संगीत का फंक्शन रिसॉर्ट में ऑर्गेनाइज किया गया था। पूरे रिसॉर्ट को बहुत ही खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था। मेहमान आने शुरू हो गए थे। आरजू के परिवार वाले वहाँ मौजूद थे। अब तक लड़के वाले को भी वहाँ पहुँच जाना था। सब निकलने के लिए तैयार थे। और परेशानी यह थी कि हमारे दूल्हे यानी अयाज का कुछ अता पता ही नहीं था। सभी परेशान थे और साथ ही साथ अयाज पर सबको गुस्सा भी आ रहा था। लगभग 2 घंटे पहले अयाज से बात हुई थी, तो उसने विश्वास दिलाया था कि वो संगीत पर सही टाइम से जरूर पहुंच जाएगा। पर अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा था। इस बात से सबकी परेशानी और बढ़ गई थी। अविनाश जी का बार बार फोन आ रहा था, ये पूछने के लिए कि वो कब तक पहुंच रहे हैं। विराज जी झल्लाते हुए, एक तो ये लड़का हमेशा अपने मन की करता है, किसी से कुछ डिस्कस नहीं करता। अपनी शादी के संगीत वाले दिन उसे ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया। कार्तिक अंकल जस्ट रिलैक्स। मुझे लगता है हम सबको वहां पहुंचना चाहिए। अयाज पहुंचता ही होगा। आपको पता ही है इस शादी की हर एक रस्म उसके लिए कितनी खास है। वो कुछ ही देर में जरूर आ जाएगा। निशा जी, कार्तिक सही कह रहा है। हम वहां पहुंचते हैं। अगर हम में से कोई भी वहां नहीं पहुंचा तो वो क्या सोचेंगे। अयांश के बिना बाकी सब बेनू में पहुंच गए। विराज जी, निशा जी, कार्तिक और कीर्ति सब अविनाश जी और राधा जी से बहुत खुशदिली से मिले और अयांश के लिए कोई बहाना बनाकर फिलहाल उन्हें कुछ देर के लिए तो टाल दिया। आरजू जो कब से अयांश का इंतजार कर रही थी, उन सबको सामने देखकर आरजू का चेहरा खुशी से खिल उठा। पर जब अयांश उसकी नजरों को दिखाई नहीं दिया तो उसका चेहरा उतर सा गया। बहुत प्यारी लग रही है हमारी बहू, निशा जी ने आरजू को गले लगाते हुए कहा। विराज, वो तो है ही प्यारी, तो प्यारी ही लगेगी, तुम्हें किसी की नजर ना लगे, विराज जी ने आरजू को आशीर्वाद देते हुए कहा। इतनी देर में क्यारा भी वहां पहुंच गई। आगे बढ़कर विराज जी के पांव छूने लगी तो विराज जी ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं बेटा, तुम हमारे घर की सिर्फ बहू ही नहीं, बेटी भी हो, और बेटियां पाँव नहीं छूती। हमेशा खुश रहो, विराज जी ने क्यारा को आशीर्वाद देते हुए कहा। निशा जी ने भी क्यारा को प्यार से गले लगाते हुए कहा, लुकिंग सो ब्यूटीफुल बेटा। क्यारा मुस्कुराते हुए, थैंक्स मॉम। अविनाश जी और राधा जी विराज जी और निशा जी को अपने और रिश्तेदारों से मिलवाने के लिए आगे बढ़ गए। कार्तिक ने आरजू के पास जाकर कहा, सो कैसा लग रहा है होने वाली दुल्हन को। वैसे क्या लग रही हो यार, अयाज के तो आज होश उड़ जाएंगे तुम्हें देखकर। आरजू मुस्कुराते हुए, बस बस, इतनी तारीफ काफी है जीजू। वैसे अयाज रह कहाँ गया। कार्तिक, कुछ जरूरी काम था। डोंट वरी, बस पहुंचता ही होगा। आरजू कंफ्यूज होते हुए, पर ऐसा कौन सा जरूरी काम था। कार्तिक अब उसे क्या बताता। उसे खुद असली वजह पता नहीं थी, इसलिए उसने बात को टालते हुए कहा, ये तुम अपने अयान से ही पूछना। कार्तिक का अचानक क्यारा ने हाथ पकड़ते हुए एक साइड पर खींच लिया और कहा, आरजू से झूठ बोल दिया, लेकिन मुझे सच जानना है, कहाँ गया है तुम्हारा दोस्त। कार्तिक, अरे यार, मुझे सच में नहीं पता। क्यारा, अगर आज उसने कोई भी गड़बड़ की तो मेरे हाथों उसकी पिटाई हो जाएगी। कार्तिक, उसके साथ तुम्हें जो करना है कर लेना, मुझे क्यों डरा रही हो यार। अयाज के वहां पहुंचते ही दोनों फैमिली के सभी लोगों की नाराजगी भरी निगाहें उस पर उठ गईं। कोई कुछ कहता उससे पहले ही अयाज बोल उठा, आई एम सॉरी, आई एम सो सो सॉरी। मुझे पता है मैंने आप सबको परेशानी में डाल दिया। मैं अपनी गलती के लिए सभी से माफी मांगता हूँ, अयाज ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। तो अविनाश जी एकदम सीरियस हो गए और फिर बोले, बरखुरदार, आज तुम्हारा संगीत है, इसलिए तुम्हें हम सब ने माफ कर दिया। ये कहकर अविनाश जी के साथ साथ बाकी सभी मुस्कुरा दिए। अयाज खुशी से अविनाश जी के गले लग गया। कार्तिक अयाज के पास आकर, सबको पटा लिया, पर तुम्हारी आरजू बहुत गुस्से में है। ऐसी हरकतें करता ही क्यों है यार। अयाज, यार तुझसे क्या छिपाना, आरजू के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेना था, बस उसी चक्कर में थोड़ा सा लेट हो गया। कार्तिक, समझ सकता हूँ तेरी सिचुएशन, जा अब जाकर उसे भी मना ले, बहुत मिस कर रही थी तुझे। उसकी बात सुनते ही अयांश बिना एक पल गंवाए अपनी आरजू के पास जा पहुंचा। अयांश ने आरजू के पास बैठते हुए उसके हाथ पर अपना हाथ रखा तो आरजू ने उसे गुस्से से देखकर अपनी नजरें फेर ली। अयांश उसके हाथ को दबाते हुए, सॉरी यार। आरजू अपना हाथ उसके हाथ के नीचे से हटाते हुए फिर से अपना चेहरा दूसरी तरफ फेर लेती है तो अयांश मुस्कुराते हुए कहता है, ओह इतना गुस्सा,
तुम्हें पता है तुम गुस्से में और भी हसीन लगती हो। वैसे तुम हर रोज पहले से और ज्यादा खूबसूरत कैसे लगती हो। मैं तो यही सोच रहा था, तुम्हारी तारीफ में हर रोज मैं नए कमेंट कहाँ से लेकर आऊंगा। आरजू को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। उसने अयांश की तरफ देखा तक नहीं। तो अयांश ने कहा, अच्छा अपनी मेहंदी तो दिखाओ, मुझे भी पता लगे कि कहीं मेरी पिटाई तो नहीं होने वाली। अयांश ने मेहंदी देखने के लिए जैसे ही आरजू का हाथ पकड़ा, आरजू ने झट से अपना हाथ खींचते हुए कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। अयांश अपने हाथ से उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए, मान जाओ ना यार, आज हमारा संगीत है। और अगर मेरी आरजू इसी तरह रूठी रहेगी तो संगीत के सारे रंग फीके पड़ जाएंगे। दिल से सॉरी यार। आरजू, अच्छा इतनी संगीत की फिक्र थी तो कहाँ थे अब तक। अयांश, कुछ बहुत जरूरी था यार, इसलिए तो लेट हो गया। आरजू, ऐसा क्या जरूरी था। अयांश, छोड़ो ना यार, अब तो मैं आ गया हूं ना, ये बातें बाद में हो सकती हैं। आरजू, सीधा सीधा बोलो, बताना नहीं चाहते। कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो और अभी से मुझसे बातें छुपा रहे हो। अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई। अयांश उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए, ओए कुछ नहीं छुपा रहा मैं तुमसे, और ना कभी छुपाऊंगा। मैं सब कुछ सच सच बताऊंगा, पर तुम प्रॉमिस करो कि तुम मुझे पीटोगी नहीं। आरजू चिढ़ते हुए, हाँ वैसे तो हर रोज मैं तुम्हारी पिटाई करती रहती हूँ, अब बोलो भी। अयांश, वो क्या है ना, जैसी शादी की ड्रेस तुम चाहती थी वो पंजाब में तो अवेलेबल नहीं थी। वो ड्रेस जयपुर के एक शोरूम में मिल रही थी, तो मैंने पंजाब से जयपुर की फ्लाइट पकड़ी, जयपुर से ड्रेस ली और वापस भी जयपुर से पंजाब बिल्कुल सही टाइम पर पहुंच गया। मगर यहाँ आकर ट्रैफिक में इतना ज़्यादा उलझ गया कि ना चाहते हुए भी लेट हो गया। ऊपर से मेरा फ़ोन भी डेड हो गया। यकीन मानो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए उतना ही बेचैन बेकरार था जितनी कि तुम। आरजू उसकी बातें सुनकर इमोशनल होते हुए बोली, तुम मेरी ड्रेस के लिए स्पेशली जयपुर गए थे। क्यों यांस, मैंने कहा ना कि मेरे लिए सिर्फ तुम जरूरी हो। वो तो मैंने मजाक में कहा था अयांश, लेकिन मेरे लिए तुम्हारी हर छोटी से छोटी बात जरूरी है। और तुमने पहली बार कोई फरमाइश की थी, ऐसे कैसे उसे पूरा नहीं करता। आरजू अयांश के सीने से लगते हुए, सॉरी, बिना पूरी बात जाने मैंने तुम पर गुस्सा किया, पर तुम्हारा गुस्सा करना मुझे बहुत अच्छा लगा। अयांश ने उसे प्यार से बाहों में भरते हुए कहा। आरजू, ऐसा क्यों। अयांश, क्योंकि हम गुस्सा सिर्फ उसी पर करते हैं जिस पर हम अपना हक समझते हैं। तुमने जो भी कहा मुझ पर हक जताते हुए मुझे अपना समझकर कहा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। आरजू मुस्कुराते हुए उसके सीने पर प्यार से चपत लगाते हुए, बिल्कुल पागल हो तुम। अयांश मुस्कुराते हुए, वो तो मैं हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। पर अब कुछ नहीं हो सकता। अब इस पागल को जिंदगी भर झेलने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इनकी प्यार मोहब्बत की भरी बातें यूं ही जारी रहती अगर सामने स्टेज पर पहली परफॉर्मेंस ने संगीत की शुरुआत न की होती। सबसे पहले कीर्ति ने स्टेज पर परफॉर्म किया। साहिल ने भी परफॉर्म को ज्वाइन करते हुए डांस करना शुरू कर दिया। उनके डांस को देखकर सभी ने जोरदार तालियां बजाईं और सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। इसके बाद कार्तिक और क्यारा को एक साथ स्टेज पर देख सभी ने उनकी जोड़ी को खूब सराहा और उनकी जोड़ी को खूब आशीर्वाद दिए। उनकी भलाई लेते हुए उर्मी जी की आंखें नम हो गईं। कार्तिक और क्यारा ने एक शानदार परफॉर्मेंस दी। उनकी परफॉर्मेंस देखकर सभी ने उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। अयास ने कार्तिक को साइड से हक करते हुए कहा, मैंने तो तुम्हें हल्के में ले लिया था, पर तुमने तो कमाल कर दिया यार। ये सब मेरी होने वाली भाभी का कमाल है। अयास ने क्यारा को देखते हुए कहा, तो क्यारा मुस्कुरा उठी। कार्तिक चिढ़ते हुए, हाँ मैं कहाँ कुछ कर सकता हूँ भाई। अयास मुस्कुराते हुए, जो जो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है। तेरी होने वाली वाइफ की तारीफ हो रही है, तुझे तो खुश होना चाहिए। उसके बाद घर के सभी बड़ों ने स्टेज पर आकर आशीर्वाद के रूप में दूल्हा दुल्हन के लिए परफॉर्मेंस दी। उनकी परफॉर्मेंस देखकर सभी ने अपनी जगह से खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। सबके दिल आज खुशी से झूम रहे थे। सभी की परफॉर्मेंस के बाद उस परफॉर्मेंस की बारी आई जिसका हर किसी को बेसब्री से इंतजार था। अयास और आरजू के स्टेज पर पहुंचते ही चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी यंगेस्ट ने हूटिंग करनी शुरू कर दी। सभी के इंतजार को खत्म करते हुए अयास और आरजू ने प्यार से परफॉर्मेंस दी।
डांस करते हुए दोनों परफेक्ट कपल लग रहे थे। एक दूसरे के लिए प्यार उनकी आंखों में साफ झलक रहा था। आरजू को अयांश के साथ खुश देखकर राधा जी की आंखें नम हुई तो अविनाश जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें तो हमारी बेटी की खुशी से खुश होना चाहिए। राधा जी, मैं बहुत खुश हूँ। कई बार ज्यादा खुशी भी आंखों में आंसू बनकर छलक जाती है। अविनाश जी, आज अपनी बेटी की खुशी देखकर मुझे भी बहुत सुकून मिला है। मुझे खुशी है कि वक्त रहते मैंने अपनी बेटी के लिए सही फैसला लिया। अयांश के साथ हमेशा खुश रहेगी वो। पिछले कुछ दिनों में जितना अयांश को जाना है, समझा है, उसे देखते हुए इतना तो समझ आ गया कि वो आरजू की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। राधा जी अपनी आंखें पोंछकर मुस्कुराते हुए, आखिर अपने अतरंगी दामाद से आप भी इम्प्रेस हो ही गए। उनकी बात सुनकर अविनाश जी भी बिना मुस्कुराए नहीं रह पाए। इस संगीत की सामने सबके दिलों में जोश सा भर दिया था। सभी ने खूब नाचते गाते हुए इस संगीत में अपनी खुशी जताई। संगीत प्रोग्राम खत्म होने पर अयास ने आरजू का हाथ थामते हुए कहा, बस आज रात की बात है। कल जब हम मिलेंगे तो फिर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे, कभी ना जुदा होने के लिए। कल मेरी जिंदगी का सबसे खास दिन है। कल हमारी मोहब्बत को मंजिल मिल जाएगी और मुझे इस कल का बेसब्री से इंतजार रहेगा। ये कहते हुए अयांश की आंखों में आरजू अपने लिए बेशुमार मोहब्बत देख पा रही थी। उसने अयांश के सीने से लगकर खुद को उसकी मोहब्बत से सराबोर करना चाहा, तो अयांश ने प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया। जिस दिन का दो प्यार करने वालों को बेसब्री से इंतजार था, आज वो दिन आ चुका था। आज सुबह आरजू और अयांश की हल्दी और रात को उनकी शादी होने वाली थी। शादी की रस्म की अदायगी दोनों घरों में अलग अलग रखी गई। हल्दी के बाद से दूल्हा दुल्हन का एक दूसरे को देखना मना था। दोनों तरफ से दूल्हा दुल्हन की हल्दी लगाई गई। उनके चेहरे पर हल्दी से ज्यादा उनके प्यार का रंग बिखरा हुआ था। आरजू हल्दी के बाद अपने रूम में नहाने के लिए आई। उसका दिल अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि वो आज हमेशा हमेशा के लिए अयास की हो जाएगी। अयास के साथ उसकी हमसफर बनकर रहने के ख्याल ने ही उसके जहन में झुरझुरी पैदा कर दी और कई हसीन ख्याल सजाए हुए वो अकेले ही मुस्कुराने लगी। अचानक उसे कमर से पकड़ते हुए किसी ने उसकी पीठ अपने सीने से लगाई तो वो एक पल के लिए सहम सी गई। अगले ही पल अयास की मीठी चुन का एहसास उसकी धड़कनों को तेज कर गया। उसने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद की धड़कनों पर काबू करते हुए कहा, अयास तुम यहाँ? अयास मदोस होते हुए उसके कान में बोला, जहाँ मेरी जान वहीं उसका दीवाना। आरजू, लेकिन अयास। अयास, लेकिन क्या जान? आरजू, ये ठीक नहीं है। माँ ने कहा था कि शादी तक दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को देख नहीं सकते। आरजू, अयास प्लीज, मुझे सारी रस्में पूरी तरह से निभाते हुए शादी करनी है। मैं गलती से भी कोई गलती नहीं करना चाहती। हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। अयांश, तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा, लेकिन अपनी दुल्हन को हल्दी लगाने की इजाजत तो है ना मुझे। आरजू ने मुस्कुराते हुए सहमति से सिर हिला दिया। अयांश का चेहरा अभी आरजू की पीठ की तरफ था, जिससे दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। अयांश ने अपने दोनों हाथों में हल्दी लेते हुए पीछे से उसके चेहरे पर प्यार से अपने नाम की हल्दी लगा दी। इस प्यार भरे स्पर्श से आरजू का रोम रोम खिल उठा और उसने इसको महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके गालों पर हल्दी लगाने के बाद अयास ने उसके कान के नजदीक जाकर धीमी आवाज में कहा, मुझे अपने हाथों से हल्दी नहीं लगाओगी? तुम्हारे लगाए बिना तो मेरे लिए रस्म अधूरी रह जाएगी। आरजू अपनी आंखें बंद करते हुए पलट गई और जल्दी से अपना हाथ उसकी आंखों पर रखते हुए उसकी आंखें भी बंद कर दी और अपने अयास को अपने प्यार के साथ हल्दी के रंग से भी रंग दिया। अयास ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, अब इन आंखों को इंतजार है तुम्हें अपनी दुल्हन बने हुए देखने का। तैयार रहना तुम्हारा अयास अब सब रस्मों कस्मों को निभाते हुए तुम्हें आज अपनी दुल्हन बनाकर ले जाएगा। आरजू को जब दुल्हन के रूप में तैयार किया गया तो आईने में अपना चेहरा देखकर आरजू शर्म से लाल हो गई। उसने मुस्कुराते हुए अपनी नजरें झुका लीं। अयास की आवाज़ से उसने जल्दी से पलट कर देखा तो अयास उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो। फिर उसकी आंखों से काजल निकालकर उसके कान के पीछे लगाते हुए बोला, कहीं मेरी ही नज़र ना लग जाए।
मेरी प्यारी सी दुल्हन को। आरजू उसकी बात सुनकर अपना चेहरा दोनों हथेलियों से ढकते हुए मुस्कुरा उठी। ओए होए, गाल शर्म से लाल हो रहे हैं। लगता है जागती आंखों से सपने देखे जा रहे हैं। क्यारा की आवाज ने आरजू को एहसास दिलाया कि अयास वहां कहीं नहीं है। उसने मुस्कुराते हुए अपने सिर पर चपत लगाते हुए मन में कहा, यह दीवाना मुझे भी पागल बनाकर ही छोड़ेगा। बता ना, क्या सोचकर इतना शर्मा रही थी? क्यारा ने उसे छेड़ते हुए कहा। आरजू मुस्कुराते हुए, क्यारा, ऐसा कुछ भी नहीं सोच रही मैं। क्यारा, तुम चाहे कुछ ना बताओ, पर तुम्हारे शर्म से लाल गाल सब कुछ बता रहे हैं। दीदू देखो, मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। साहिल ने आरजू के पास आकर कहा। आरजू उसके हाथों में पकड़ी प्लेट में झांकते हुए एक्साइटमेंट से, क्या लाया है साहिल? साहिल, आपकी फेवरेट मोहन हलवाई की दुकान की गर्मा गर्म कचौड़ियाँ। आरजू उसकी बात सुनकर खुश हो गई और खाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगी। तो साहिल कहने लगा, दीदी, आज मैं आपको अपने हाथ से खिलाना चाहता हूँ। आरजू उसकी तरफ शक भरी नजरों से देखते हुए, देख, अगर तू कोई पंगा लेने का सोच रहा है ना, तो तुझे मैं एक बात बता दूं, आज मेरी शादी है। आज मुझे परेशान करना अलाउड नहीं है। साहिल ने प्लेट एक साइड रखते हुए उसे कसकर गले लगा लिया और उसकी आंखें आंसुओं से भीग गईं। उसके ऐसा करने पर आरजू तो एकदम से हैरान ही रह गई। उसने साहिल को खुद से अलग करते हुए प्यार से कहा, साहिल, क्या हो गया? साहिल नम आंखों से, सॉरी दीदी, मैं आपको बहुत परेशान करता हूँ ना, लेकिन कल जब आप इस घर को, क्या इस शहर को, अपने साहिल को छोड़कर चले जाओगे, तो मैं किसे परेशान करूँगा? कौन मेरी छोटी छोटी फरमाइशें पूरी करेगा? कौन मेरी गलतियों को अपने सिर लेकर मुझे पापा की डांट से बचाएगा? मैं आपके बिना बिल्कुल अकेला पड़ जाऊंगा। साहिल की बातें सुनकर आरजू का मन भर आया और उसके आंसू भी बह उठे और उसने साहिल को फिर से गले लगा लिया और कहा, मैं भी तुझे बहुत मिस करूंगी मेरे भाई। तू मुझसे मिलने आया करेगा ना? मुझे भूलेगा तो नहीं ना? आरजू को इस तरह रोते देखकर साहिल ने जल्दी से अपने आप को संभालते हुए उससे अलग होकर उसके आंसू पोंछते हुए कहा, कितना बेवकूफ़ हूँ मैं। आपको खुश करने आया था और आपको रुला दिया। चुप हो जाइए, सारा मेकअप खराब हो जाएगा। पर एक बात कहना चाहूँगा, आई लव यू दीदी। आरजू के आंसू अभी थमे ही थे कि उसकी बात सुनकर उसकी आंखें फिर से भर आईं और उसने कहा, मुझे नहीं पता था कि मेरा भाई मुझसे इतना प्यार करता है। मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। साहिल आरजू की बात सुनकर एकदम से खड़ा हो गया और बोला, नहीं नहीं, मेरी बातों को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। बड़ी मुश्किल से तो मुसीबत से पीछा छूट रहा है और आप मेरे अरमानों पर पानी फेरना चाहती हो। आरजू उसकी बात सुनकर जल्दी से अपने आंसू पोंछकर गुस्से से कहती है, साहिल के बच्चे, तू अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। तू कभी नहीं सुधर सकता। फिर अचानक से सीरियस होकर बोली, और मैं चाहती हूँ कि तू हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता रहे। साहिल प्यार से उसके गाल पर हाथ रखते हुए, मैं भी यही चाहता हूँ कि आप अयास के साथ हमेशा खुश रहो। थोड़ी मस्ती कर रहा था, फिर पता नहीं आपकी टांग खींचने का मौका कब मिले। अर्जुन ने प्यार से उसे गले लगा लिया। कुछ पल रुकने के बाद साहिल ने कहा, अरे कचौड़ियाँ तो खाइए, ठंडी हो जाएंगी। दोनों भाई बहन इन प्यार भरे लम्हों को सहेजते हुए एक दूसरे को प्यार से खिला रहे थे। अयास भी दूल्हा बनकर तैयार हो चुका था। आज आरजू का हो जाने और उसे अपना बना लेने का एहसास उसके दिल को गुदगुदा रहा था। उसने आईने के सामने आकर मुस्कुराते हुए कहा, आरजू, तुम्हारा दूल्हा तुम्हें ब्याह कर ले जाने के लिए एकदम रेडी है। उसके चेहरे पर एक अलग सा नूर दमक रहा था और दिल में अपनी मोहब्बत को पा लेने का सुकून था। अयास बारात लेकर वेन्यू तक पहुंच गया था। सभी खुशी से नाचते गाते हुए रिसोर्ट तक पहुंचे। राधा जी और अविनाश जी ने खुले दिल से उनका स्वागत किया। राधा जी ने अयास को दरवाजे पर ही रोककर उसकी आरती की और माथे पर टीका करते हुए प्यार से उन्हें अंदर ले आईं। अयास की आंखों को बेसब्री से इंतजार था अपनी दुल्हन को देखने का। नजरें बार बार उसी रास्ते पर जा रही थीं जहां से उसकी दुल्हन ने उस तक आना था। कार्तिक, कीर्ति और क्यारा इस बात को देखते हुए हालांकि अयास की टांग खींचने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे, पर उन सबकी बातों को मुस्कुराकर टालते हुए उसके दिल को इंतजार था सिर्फ अपनी आरजू के आने का। कुछ देर बाद जब आरजू दुल्हन बनी सामने से आती हुई दिखाई दी, तो अयास की नजरें उस पर ठहर गईं। आसपास का शोर सुनना बंद हो गया
आरजू के बढ़ते कदमों के साथ अयास भी अपनी जगह से खड़ा हो गया। आरजू जैसे ही स्टेज के नज़दीक पहुंची, अयास ने उसका हाथ थामने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। जब दोनों की नजरें आपस में मिली तो होठों के साथ साथ आंखें भी खुशी से मुस्कुरा उठी। आरजू ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसी लग रही हूँ तुम्हारे लाए हुए शादी के जोड़े में? आरजू मुस्कुराते हुए, ओह तो अब जनाब शायर भी बन गए। जयमाला की रस्म के लिए दोनों के हाथों में वरमाला पकड़ा दी गई। आरजू ने जैसे ही आंस के गले में वरमाला डालनी चाही, पीछे से लड़कों ने उसे ऊपर उठा लिया और उसमें से किसी की आवाज आई, भाई आज अगर अपनी बीवी के सामने झुक गए तो सारी उम्र बीवी की गुलामी करनी पड़ेगी। व्यास मुस्कुराते हुए, एक लड़के का सिर अपने माँ बाप के अलावा सिर्फ उसके सामने झुकता है जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, और मेरे लिए तुम वही हो। तुम्हारे प्यार के सजदे में ये सिर आज झुका है और हमेशा झुकता रहेगा। ये कहते हुए अयास ने उसके सामने अपना सिर झुका दिया। आरजू उसकी बात सुनकर इमोशनल हो गई। उसने आंखों की नमी को छुपाते हुए होठों पर हंसी सजाकर खुशी खुशी अयास के गले में वरमाला पहना दी। अयास ने भी खुशी से अपनी दुल्हन को वरमाला पहनाकर अपना बना लिया। जहाँ सारा माहौल तालियों की गूंज से गूंज उठा, वहीं राधा जी और अविनाश जी की आंखें भी खुशी से नम हो गईं और साथ साथ विराट जी कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो गए। अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखने के लिए उन्होंने कितना इंतजार किया था। आज उनकी जैसे सारी मुरादें पूरी हो गई थी। अयाज की हमसफर एक ऐसी लड़की बनी थी जो खुद से ज्यादा अयाज से प्यार करती थी। फेरों का समय आ चुका था। दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामते हुए, अग्नि को साक्षी मानते हुए दिल से सातों वचन निभाने का वचन लिया। अयास ने अपने नाम का मंगलसूत्र आरजू के गले में पहनाया और जब मांग में सिंदूर भरने की बारी आई तो इस रस्म के सम्मान में आरजू की आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। अयास ने उसकी मांग भरते हुए अपनी तकदीर में, अपनी हाथों की लकीरों में, अपनी जिंदगी में हमेशा हमेशा के लिए शामिल कर लिया। सभी रस्मों कस्मों को निभाते हुए आज आरजू अयास पति पत्नी बन चुके थे। दिल से दिल तक जुड़ा रिश्ता अब जन्मों जन्मों का रिश्ता बन चुका था। उन्होंने अपने बड़ों के पैर छूते हुए उनका आशीर्वाद लिया और छोटों ने उन्हें प्यार से गले लगाकर अपनी खुशी जताते हुए आने वाली जिंदगी की शुभकामनाएं दी। शादी की हर एक रस्म को निभाते हुए एक नए दिन के आगाज के साथ उनकी जिंदगी का आगाज हो चुका था। अब बस एक ही रस्म रह गई थी जो कि निभानी सबसे मुश्किल होती है, और वो रस्म थी आरजू की विदाई। अविनाश जी और राधा जी की दिल से इच्छा थी कि जिस घर में आरजू पली बड़ी है, आरजू की विदाई रिसोर्ट से ना होकर उसी घर से हो। और दूसरी तरफ विराट जी भी यही चाहते थे कि आरजू का गृह प्रवेश उनके कनाडा वाले घर में ही हो, जहाँ पर वो हमेशा रहते आए हैं। अभी तो सुबह का वक्त था, इसलिए शादी के बाद आरजू और अयास को आरजू के घर लाया गया और शाम को उनकी विदाई करना तय हुआ। और आज रात की फ्लाइट से उन्होंने इंडिया से कनाडा वापस जाने की सोच ली। जैसे जैसे विदाई का वक्त नजदीक आ रहा था, हर छोटी छोटी बात पर राधा जी की आंखें नम हो रही थीं। दिल तो अविनाश जी का भी बार बार भर आता था, पर ऊपर से वो अपने जज्बातों पर काबू किए हुए थे। पर वक्त का काम होता है गुजर जाना। आखिर दिन ढल गया और शाम को विदा करने की घड़ी भी आ पहुंची। अविनाश जी अयाज के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, बेटा आज तक जाने अनजाने में अगर तुम्हें हमारी किसी बात का बुरा लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ बेटा। अयास ने उनके हाथ थामते हुए, पापा प्लीज, आज तक मुझे आपकी किसी बात का बुरा नहीं लगा, पर आज इस बात का बुरा लग रहा है। आप बेटा कहते हो ना मुझे, तो बेटा समझकर हक से अपनी बात कहते, जैसे हमेशा कहते आए हैं, तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। पापा। अयास की बात सुनकर अविनाश जी ने उसे कसकर गले लगा लिया और फिर शरारती अंदाज से उसके कान को खींचते हुए बोले, बरखुरदार, अगर मेरी बेटी को जरा सी भी तकलीफ दी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अयास खुशी से फिर से उनके गले लग गया और बोला, आई लव यू पापा। आई लव यू टू बेटा। अविनाश जी भी भावनाओं में बहते हुए बोल गए, जिससे कि वहां मौजूद हर शख्स का मुंह हैरानी से खुला रह गया। इस बात का एहसास होते ही अविनाश जी झेप से गए और सभी की जोरदार हंसी छूट गई। इतने सीरियस माहौल में भी सभी मुस्कुरा उठे। राधा जी के बार बार बहते आंसू देखकर उर्मी जी ने हौसला देते हुए कहा, दीदी, आरजू की चिंता क्यों करती हो? माँ से भले ही दूर हो रही है, पर यह मौसी तो हमेशा उसके आसपास रहेगी।
वहाँ कनाडा में भी आरजू का मायका है। दादाजी ने अयान से कहा, मेरी आरजू अभी नादान है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है। अगर उससे कोई नादानी हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो तुम प्यार से संभाल लेना। अयास दादाजी को प्यार से अपने सामने बिठाते हुए, माँ आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? अपने बेटे पर भरोसा रखिए, मैं उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। माँ, वो अपने खुद के घर में जा रही है, जहाँ उसे पाबंदियों की जंजीर नहीं, ख्वाबों के पंख मिलेंगे। वो वहाँ खुश रहेगी, ये मेरा वादा है आपसे। ओए जीजू, मेरी दीदी का ध्यान रखना, साहिल ने अयास के गले लगते हुए कहा। तो अयास ने भी उसी टोन में जवाब देते हुए कहा, ओए साले, तू फिक्र न कर। ओए, और सुन, मुझे जीजू मत बोल, मैं सबसे पहले तेरा दोस्त हूँ और हमेशा रहूंगा। ये कहते हुए उसने साहिल को कसकर गले लगा लिया। जाने का वक्त हो गया था। आरजू को ऐसे रोता देख सबकी आंखें भर आई थी। ये एक ऐसी घड़ी थी जिसके एहसास सिर्फ एक लड़की ही समझ सकती है, और वो अपना वो घर छोड़कर जाती है, वो घर जिसमें वो बचपन से घर घर खेलती आई हो। साहिल और राधा जी तो आरजू से गले मिलकर उसे प्यार देकर अपने एहसास जता रहे थे, पर अविनाश जी एक कोने में खड़े अपने एहसासों को दबाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। पर जब आरजू माँ और साहिल से मिलने के बाद अपने पापा के पास आई और उनके गले लगी, तो उनके जज्बात भी आंसू बनकर बह उठे। आरजू ने उनके गले लगकर कहा, पापा मैं आपको बहुत बहुत मिस करूंगी। अविनाश जी उसके आंसू पोंछते हुए बोले, मेरी बेटी को जब भी मेरी याद आए तो अपने पापा को बस एक फोन कर देना, तुम्हारे पापा तुमसे मिलने पहुंच जाएंगे। उन सबसे विदा लेते हुए आरजू की आंखें एक बार फिर से भर आईं। अयास ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और उसके साथ होने का एहसास दिलाया। अपनी आरजू को आंसुओं में देखकर अयास को बहुत बुरा लग रहा था, पर यह घड़ी ही ऐसी थी जिसमें मिलन के साथ साथ जुदाई भी। अपने मायके की यादें अपने दिल में समेटे हुए आरजू अयास के साथ अपने नए सफर की ओर बढ़ गई। अयास और आरजू शादी के प्यारे से बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। अपनी मोहब्बत का साथ पाकर अयास को आज अपनी जिंदगी जन्नत से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। लेकिन एक बात अयास को अंदर तक बेचैन कर रही थी, वो थी आरजू के चेहरे की उदासी। आरजू अपने परिवार से दूर होने के कारण अभी भी उदास थी। फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी थी। आरजू अपनी उदासी को छिपाने के लिए खिड़की से बाहर नजर जमाए हुए थी। अयास ने प्यार से उसका हाथ थामते हुए, आरजू तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारा अयास हर पल तुम्हारे साथ है, मेरी तरफ देखो। अयास ने उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए कहा, अपनी उदासी मेरे साथ शेयर नहीं करोगी? ये सुनते ही आरजू अयास के सीने से लग गई और अयास ने प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी बाहों में आरजू को पहले से बेहतर लग रहा था। अयास ने पॉकेट से चॉकलेट निकालकर आरजू को देते हुए कहा, इसे खाने से तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, और वैसे भी कहते हैं अगर किसी रिश्ते की शुरुआत मीठे से की जाए तो उसमें मिठास हमेशा बनी रहती है। अयास ने अपने हाथों से उसे चॉकलेट खिलाई तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अयास को तो उसकी इसी मुस्कुराहट का इंतजार था। उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर अयास का चेहरा भी सुकून से खिल उठा। आरजू चॉकलेट लेकर बच्चों जैसी खुश हो गई और उसे खाने में मस्त हो गई। अयास प्यार से उसके मासूम चेहरे को निहारता रहा, जिसे महसूस करते हुए आरजू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें भी चाहिए चॉकलेट? अयास हंसते हुए, नहीं तुम खाओ, मेरे हाथों से भी नहीं। आरजू ने उसके करीब आकर अपने हाथ वाली चॉकलेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। अब इतने प्यार से पूछे जाने पर अयास के मना करने का तो सवाल ही नहीं उठता। उसने प्यार से उसके हाथ को थामते हुए उसके हाथों से चॉकलेट खा ली तो आरजू हंस पड़ी और अयास उसकी प्यारी सी हंसी में खो गया। आरजू अयास का हाथ थामे उससे बातें कर रही थी। कभी वो किसी बात पर खुलकर मुस्कुरा देती, तो कभी किसी बात पर उदास हो जाती, और अयास उसकी बातों को सुनता उसका दीवाना हुआ जा रहा था। उसे हमेशा से यही अच्छा लगता था कि उसकी आरजू उससे घंटों बातें करे और वो उससे सुनता ही जाए। बातें करते करते आरजू उसके कंधे पर सिर टिकाए नींद के आगोश में चली जाती है। अयास ने उसके चेहरे पर बिखरी जुल्फें हटाते हुए उसे सीने से लगाते हुए प्यार से उसके माथे को चूम लिया। अयास आरजू को देखते हुए सोचने लगा, तुम लड़कियां भी कितनी ग्रेट हो, किसी एक इंसान की खातिर
अपनी पूरी दुनिया पीछे छोड़ देती हो। तुमने अपने परिवार से दूर होकर मेरा हाथ थाम लिया। कोशिश करूंगा कि आज के बाद तुम्हारी आंखों में कभी आंसू ना आए और तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट कभी फीकी ना पड़े। ये सोचते हुए उसने आरजू को प्यार से अपने आगोश में भर लिया। फाइनली आरजू अपने ससुराल पहुंच गई। विराज जी ने उसके स्वागत की पूरी तैयारियां करवा रखी थी। पूरा रहेजा हाउस दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। बैंड बाजों के साथ नई दुल्हन का स्वागत किया गया। घर के अंदर कदम रखने से पहले निशा जी ने आरजू और अयांश की आरती की। उसके बाद आरजू चावल का कलश गिराते हुए अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए घर के अंदर आ गई तो आरजू और अयांश पर फूलों की बरसात हो गई। आरजू आगे कदम बढ़ाने लगी तो विराज जी बोल उठे, रुको। सभी हैरानी से उनकी तरफ देखने लगे तो विराज जी मुस्कुराकर कहने लगे, अरे भाई, हर बात पर इतने सीरियस क्यों हो जाते हो? मैं तो बस इतना कह रहा था कि हमारे यहाँ रिवाज है कि दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाकर घर के अंदर लेकर आता है। फिर अयांश की तरफ देखते हुए बोले, तो बेटा जी, आपको भी यह रस्म निभानी है। अयांश उनकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। उसने आरजू की तरफ प्यार से देखा तो आरजू ने नजरें झुका ली। अयांश ने आगे बढ़कर बड़े प्यार से आरजू को गोद में उठा लिया। वहां सभी के मौजूद होने के कारण आरजू ने तो शर्म से अपनी पलकों को झुकाए रखा और उसकी यह अदा अयांश के दिल में घर कर गई। अंदर आकर उन्होंने सभी बड़ों से आशीर्वाद लिया। विराज जी से जब उन्होंने आशीर्वाद लिया तो विराज जी की खुशी से आंखें नम हो गईं। उन्होंने आरजू के सिर पर प्यार से हाथ रखते हुए कहा, एक दिन ममता ने भी इसी तरह इस घर में कदम रखे थे और इस घर को रोशन किया था। आज इतने सालों बाद इस घर की लक्ष्मी के पैर फिर से इस घर में पड़े हैं। अब इस घर में फिर से उजाला हो जाएगा। अब इस घर को, मेरे आयास को तुम्हें ही संभालना है। अब हमारी इस घर की बागडोर मेरी बेटी के हाथ में है। अब मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। उनकी बातें सुनकर आरजू भी इमोशनल हो गई और स्नेह से उनके सीने से लग गई। इस वक्त उनके घर में कियारा, उर्मी जी, कार्तिक और उसकी फैमिली के अलावा और भी कुछ पंजाबी फैमिली और उनके खास कैनेडियन रिश्तेदार भी उनकी खुशी में शामिल वहां मौजूद थे। विराज जी ने बड़ी खुशी से उन सभी को अपने घर की बहू से मिलवाया। उसके बाद उनके घर में उन सभी के खाने का बहुत अच्छा इंतजाम किया गया था। पेश है आपका फेवरेट खाना, स्पेशल आपके लिए। अयास ने खाने से सजी प्लेट लाते हुए कहा। आरजू को बड़े जोरों से भूख लगी थी तो उसने जल्दी से एक्साइटमेंट में पूछा, क्या है? अयास मुस्कुराते हुए, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हारा फेवरेट बटर चिकन, चिकन चॉप्सी, चिकन बिरयानी। उसकी बात खत्म होने से पहले ही आरजू जल्दी से खड़ी हो गई और कहने लगी, यह ये तो मैं कभी नहीं खाऊंगी। अयास, मेरा साथ देने के लिए तो थोड़ा सा खा लो यार, प्लीज। आरजू, अयास प्लीज, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। ये कहकर जल्दी से वहां से जाने लगी तो अयास ने उसका हाथ पकड़ लिया और प्लेट को वहीं टेबल पर रखते हुए आरजू के सामने आकर खड़ा हो गया। आरजू अयास की तरफ देखते जल्दी जल्दी कहने लगी, अयास, तुम जो कहोगे वो मैं करूंगी, लेकिन ये खाना मुझसे नहीं खाया जाएगा। अयास ने उसके होंठ पर उंगली रखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम्हें लगता है मैं किसी भी बात को लेकर अपनी आरजू के साथ जबरदस्ती कर सकता हूँ? आरजू ने उसकी आंखों में देखा और नामे सिर हिला दिया। अयास मुस्कुराते हुए, तो फिर आई एम जस्ट जोकिंग आरजू, आई एम सॉरी। अयास उसे साइड से हक करते हुए, इट्स ओके यार। फिर उसे चेयर पर बिठाकर खुद उसके सामने बैठकर बोला, आज मैं अपनी दुल्हन को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। अयान प्यार से आरजू को हर एक निवाला खिला रहा था। आरजू ने भी उसके मुंह की तरफ निवाला बढ़ाया तो उसने खुशी खुशी खा लिया। दोनों इस तरह प्यार बांटते हुए एक दूसरे को खाना खिलाने लगे। कांग्रेचुलेसन अयांश। किसी की आवाज पर आरजू और अयांश दोनों चौंक गए। उसे देखते ही अयांश की आंखों में गुस्सा उतर आया। यह कोई और नहीं, आलिया थी। अयांश अपनी जगह से उठकर आलिया की तरफ जाने लगा तो आरजू ने कसकर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, पिछली बार जब आलिया वापस आई थी तो हम अलग हो गए थे। आज फिर से यहाँ क्यों आई है? अयांश उसके गाल पर प्यार से हाथ रखते हुए, हमें अब अलग करना इम्पॉसिबल है। और रही बात इसके यहाँ आने की, तो आज के बाद ये यहाँ कभी नहीं आएगी। ये कहते हुए आलिया की तरफ बढ़ गया और गुस्से से बोला, क्यों आई हो यहाँ? मैंने तुम्हें वार्न किया था कि मेरी लाइफ में दखलंदाजी मत करना।
आलिया, मैं कोई दखलंदाजी नहीं करने आई, मैं सिर्फ सॉरी कहने आई हूँ। अब तक आरजू भी उनके नज़दीक पहुंच चुकी थी। आलिया, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू अयांस। तुम चाहते तो मुझे बर्बाद कर सकते थे। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरी मदद की। मैं खुश हूँ तुम्हारे लिए अयांस। मैं सिर्फ यहाँ तुम्हें कांग्रेचुलेसन करने आई थी। हो सके तो मुझे माफ़ करने की कोशिश करना। विश यू ए वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। आलिया ने आरजू और अयांस की तरफ फूलों का बुके बढ़ाते हुए कहा। दोनों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को सहमति जताई और उसका बुके एक्सेप्ट कर लिया, और आलिया मुस्कुराते हुए उनकी आंखों से ओझल हो गई। सभी इस प्यारे से कपल को दुआएं देते हुए उनके घर से विदा हो गए। अब घर में सिर्फ क्यारा और उर्मी जी के अलावा कार्तिक और उसकी फैमिली ही बचे थे। अयांस और आरजू को अब अंगूठी ढूंढने वाली रस्म के लिए बिठा दिया गया। उनके सामने एक बड़े से बर्तन में दूध और पानी में गुलाब की पंखुड़ियों को डालकर रख दिया गया और उसमें अंगूठी डाल दी, जिसे दूल्हे या दुल्हन किसी एक के हाथ लगना था। आरजू, तुम्हें ही जीतना है। पतियों को शुरू से ही कंट्रोल में रखा जाए तो ही अच्छा होता है। क्यारा मुस्कुराते हुए कह तो आरजू से रही थी, पर सुना कार्तिक को रही थी। उसकी बात सुनकर कार्तिक भी उसके अंदाज में बोल उठा। अयास, तुम्हें ही जीतना है। बीबियां पति के कंट्रोल में हो तो ही बेहतर होता है, नहीं तो सिर पर बैठकर नाचती हैं। दोनों ने अंगूठी को ढूंढना शुरू कर दिया। सबसे पहले अंगूठी अयास को मिली तो उसने खुशी से अंगूठी बाहर निकाली, तो कार्तिक ने जोरदार ताली बजा दी। आरजू का चेहरा उतर सा गया। दूसरी बार भी अंगूठी अयास के हाथ लगी, पर अयास को आरजू का उतरा हुआ चेहरा याद आते ही उसने अंगूठी को वहीं छोड़ दिया और अंगूठी आरजू के हाथ जा लगी। तो आरजू ने खुशी से अंगूठी निकाल कर दिखाई। इस बार ताली क्यारा की तरफ से बजी। अयास तो आरजू के चेहरे की खुशी देखकर खुश हो गया। अगली बार भी अयास ने अंगूठी ना पकड़ते हुए आरजू के लिए छोड़ दी। आरजू ने अंगूठी निकालते हुए अपनी जीत का ऐलान किया, तो सभी लड़कियों ने तालियां बजा दी। कार्तिक अयान से, जा ओए, हार कर नाक कटवा दी तूने। अयास उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा और मन में कहने लगा, ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें मेरी आरजू की खुशी हार जाए। आरजू को एक बार फिर से दुल्हन की तरह सजाकर अयास के कमरे में बिठा दिया गया। पूरे कमरे को फूलों और कैंडल से सजाया गया था। आरजू जब पहली बार यहाँ आई थी तो उसे कहाँ पता था कि वो हमेशा के लिए यहाँ की हो जाएगी। इस तरह सजे धजे कमरे को देखकर आरजू की धड़कनें बढ़ गईं। भले ही वो अयांश को अच्छे से जानती थी, उससे प्यार करती थी, पर यह भक्ति कुछ ऐसा था, कोई भी नर्वस हो जाता। सांसों की बढ़ती रफ्तार से उसे घबराहट फील हो रही थी। खुद को रिलैक्स रखने के लिए उसने सिर पर लिया भारी दुपट्टा हटा दिया और कमरे में चहलकदमी करने लगी। वो खिड़की से चांद को निहार रही थी। अचानक कमरे में अयास के कदमों की आहट से वो एकदम से सियार उठी। फिर अयास को देखकर, एक मिनट, अयास हैरानी से, क्या हुआ? आरजू जल्दी से बेड से वो दुपट्टा लेकर उसे ओढ़ते हुए घूंघट डालकर बिस्तर पर बैठ गई। अयास उसकी इस प्यारी सी हरकत पर मुस्कुरा दिया। अयास ने उसके नजदीक बैठते हुए प्यार से उसका घूंघट उठाया, तो आरजू के गाल शर्म से लाल हो गए। अयास अपनी खूबसूरत दुल्हन को प्यार से निहारता रहा। उसकी नजरों की तपिश को महसूस करते हुए आरजू ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। अयास के इस तरह लगातार देखते रहने से आरजू ने अपने हाथ से उसका चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, ऐसे मत देखो मुझे। अयास, तुम हो ही इतनी सुंदर कि तुम्हारे चेहरे से निगाहें ही नहीं हटती। आरजू कंफ्यूज होकर, अयास प्लीज। अयास मुस्कुराते हुए, ओके ओके, तुम ये बताओ कि तुम इतना घबरा क्यों रही हो। मैं वही तुम्हारा अयास हूँ, कुछ बदला नहीं हूँ। जस्ट रिलैक्स, ओके। अयास की बातों से आरजू को कुछ रिलैक्स महसूस हुआ। उसने अयास की तरफ देखते हुए पूछा, मेरा गिफ्ट कहाँ है? अयास, कैसा गिफ्ट? आरजू, तुम्हें तो कुछ नहीं पता। अयास, तो तुम ही मुझे बता दो, मुझे क्या नहीं पता। अयास ने उसके हाथ पर किस करते हुए कहा। आरजू, शादी की रात दूल्हा दुल्हन को गिफ्ट देता है। अयास, अच्छा, तो फिर दुल्हन दूल्हे को गिफ्ट क्यों नहीं देती? आरजू, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि दुल्हन को गिफ्ट मिलता है और मुझे अपना गिफ्ट चाहिए। आरजू ने नाराजगी जताते हुए कहा। अपनी रूठी हुई दुल्हन को देखकर अयास को उस पर बेतहाशा प्यार आ रहा था।
अपनी आरजू के लिए गिफ्ट लाना कैसे भूल सकता था। यह रहा तुम्हारा गिफ्ट। अयास ने उसे एक छोटा सा बॉक्स देते हुए कहा। आरजू उस गिफ्ट को देखकर हैरान हो गई और फिर अयास को तीखी नजरों से देखते हुए बोली, सब पता है तुम्हें, जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे थे। अयास हंसते हुए, मैंने तो तुम्हें परेशान करने के लिए ही तुमसे शादी की है। अयास की बात सुनकर आरजू ने गुस्से से उसे घूरा तो वो मुस्कुरा उठा और एक कान पकड़कर बोला, सॉरी, पर मैं क्या करूं, तुम गुस्से में बहुत क्यूट लगती हो यार। यह कहते हुए अयास ने उसके करीब आकर उसके गाल पर किस कर दी। अयास के ऐसा करने पर आरजू की नजरें एक बार फिर से झुक गईं, जिसे देखकर अयास ने कहा, अपना गिफ्ट खोलकर नहीं देखोगी। आरजू ने गिफ्ट खोला तो बॉक्स में सिल्वर गोल्ड की खूबसूरत सी पायल थी। आरजू उसे हाथों में लेकर देखने लगी तो अयास ने पूछा, कैसा लगा गिफ्ट। आरजू खुशी से, बहुत खूबसूरत। अयास, पर तुमसे ज्यादा नहीं, मैं पहना दूं तुम्हें। आरजू ने हाँ में सिर हिलाया और पायल अयास की तरफ बढ़ा दी। अयास बड़े प्यार से आरजू को वो पायल पहना रहा था और आरजू उसको निहारे जा रही थी। तुमसे कुछ और भी मांग सकती हूँ। आरजू के सवाल पर अयास ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, यह भी कोई पूछने की बात है, तुम कहकर तो देखो। आरजू, आज के बाद आलिया क्या, उसका जिक्र भी हमारे बीच नहीं आएगा। अयांश, ठीक है, पर प्रिसा और नेहा का तो आ सकता है ना। आरजू हैरानी से, अब ये दोनों कौन है। अयांश सीरियस होते हुए, तुम्हें नहीं पता, ये दोनों भी मेरी गर्लफ्रेंड है। आरजू गुस्से से खड़ी हो जाती है और कहती है, अयांश, तुम तो मुझसे अब बात भी मत करना। यह कहकर वहां से जाने लगती है तो अयांश जल्दी खड़े होते हुए उसे कसकर गले लगाते हुए बोला, सॉरी जान, आज के लिए कुछ ज्यादा ही मजाक हो गया, सॉरी। फिर उसका चेहरा हथेलियों में भरते हुए, मेरी जिंदगी में मेरी आरजू के अलावा और किसी के लिए कोई जगह नहीं है। तुम मेरे दिल की धड़कन हो, तुम मेरे जीने की वजह हो। मैं सिर्फ अपनी आरजू का हूँ और जो मेरी आरजू चाहेगी अयास वही करेगा। अयास ने आरजू के माथे पर प्यार से किस करते हुए कहा। उसकी बातों को सुनकर आरजू को अयास पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने अयास को अपनी बाहों में भर लिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में खोकर एक दूसरे के प्यार को महसूस कर पा रहे थे कि आरजू ने कहा, एक बात और। अयास ने सवालिया निगाहों से उसे देखते हुए पूछा, वो क्या। आरजू, तुम प्रॉमिस करो तुम्हें नॉनवेज नहीं खाओगे। आरजू ने कहा तो अयास हैरानी से बोल उठा, क्या। अयास, प्लीज ना। आरजू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा तो अयास ने प्यार से उसके गाल पर किस करते हुए कहा, नहीं खाऊंगा यार। ये कहते हुए उसने प्यार से अपनी बाहों में भर लिया। उसे नहीं पता था कि आरजू उससे ऐसा कुछ भी कहेगी। वो उसकी मासूमियत भरी बातों पर मुस्कुरा उठा। आज उसकी मोहब्बत, उसकी आरजू उसकी पनाहों में थी। इससे ज्यादा तो उसे किसी बात की ख्वाहिश नहीं थी। अपने दिल में उमड़ते प्यार को जताते हुए अयास ने दिल से कहा, आई लव यू आरजू, आई लव यू फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। अयास ने अपनी बाहों में समाई हुई आरजू से कहा तो आरजू ने उस पर अपनी पकड़ को मजबूत कर ली। उसकी बाहों में वो उसके प्यार की तपिश को महसूस कर पा रही थी। आई लव यू टू अयास। ये कहते हुए आरजू ने खुद को अयास को पूरी तरह सौंप दिया था। आरजू का रोम रोम अयास की मोहब्बत की खुशबू से महक उठा था। आज वो अपने बीच की दूरियों को मिटाते हुए हमेशा के लिए एक हो गए थे। अब उनके दरमियान कोई फासला नहीं था, थी तो सिर्फ उनकी बेपनाह मोहब्बत। दोनों के दिल मोहब्बत की बारिश में भीग रहे थे। अयास की मोहब्बत में खोकर आरजू कब नींद के आगोश में चली गई उसे खुद भी पता नहीं चला। पर अयास अपनी मासूम सी मोहब्बत को बाहों में भरता हुआ उसे निहारता ही रहा। उसके बालों में उंगलियां चलाते हुए अयास मन ही मन कहने लगा, तुम्हें पाकर आज दिल की हर एक ख्वाहिश मुकम्मल हो गई। तुमसे जुड़कर यह अधूरा अयास पूरा हो गया। तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो, और शायद मैं लफ्जों में कभी तुम्हें बता भी नहीं पाऊंगा कि तुम इस अयास के लिए क्या हो। मुझे बस इतना पता है कि तुम वो हो जिसके लिए अयास सांस लेता है। आरजू, तुम दुनिया की बाकी सभी लड़कियों जैसी बिल्कुल नहीं हो। तुम तो सबसे अलग हो, एकदम डिफरेंट। तुम्हारी मासूमियत तो देखो। तुम मुझसे कहती हो कि मेरे लिए नॉनवेज छोड़ दोगे। ये पगली इतना नहीं समझती कि आज तो तुम्हारे कहने पर सांसें लेने छोड़ सकता है। मेरी आरजू की हर खुशी मेरी खुशी और आरजू का हर गम मेरा। तुम जानती हो तुम क्या हो।
अयास अपनी आरजू को बाहों में लिए हुए मन ही मन उस पर अपना हर एक जज्बात जाहिर कर रहा था, जो कि उसके सामने शायद कभी नहीं कर पाता। अयास प्यार से उसके बालों में उंगलियां चला रहा था, जिससे आरजू नींद में ही कसमसा उठी। तो अयास प्यार से उसे थपकी देते हुए सुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन आरजू की नींद फिर भी खुल गई और उसने अधखुली आंखों से अयास को देखते हुए कहा, अयास तुम जाग गए? सुबह इतनी जल्दी हो गई? अयास ने प्यार से उसके सिर पर किस करते हुए कहा, नहीं जान, अभी सुबह के 5 ही बजे हैं। तुम सो जाओ। आरजू, तो तुम भी सो जाओ ना। आरजू ने अयास की तरफ अपनी बाहें फैलाते हुए कहा। तो अयास बिना देरी किए मुस्कुराते हुए अपनी मोहब्बत अपनी आरजू की बाहों में छुप गया। दी एंड।